इज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर अपडेट दिया था कि मैं एक यूट्यूब पर टोटली फ्री ट्रेडिंग कोर्स की सीरीज़ अपलोड करने वाला हूं, जिसमें मैं बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल की सारी ट्रेडिंग की जर्नी एंड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं शेयर करने वाला हूं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये सब सारी बातें की थी। तो एक दो दिन डिले हो गया इस वीडियो को अपलोड करने में। तो आज हम लोग का पार्ट 1 है, जिस पे हम लोग बात करने वाले बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें कितने टाइप्स के मार्केट्स होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, कैसे होता है, हाउ मार्केट वर्क्स, ये सब सारी चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं वो मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग बिगनर हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज है, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप लोग कर रहे होगे तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, फिर भी देख लेना। अगर कहीं पे भी कुछ पॉइंट पे हेल्प मिल जाए तो आप लोग कहीं अच्छा होगा, आपको ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं मार्केट क्या होता है। तो ओवरव्यू ऑफ मार्केट जो हम लोग का पहला पॉइंट है, ओवरव्यू ऑफ मार्केट, जिसमें हम लोग डेफिनेशन समझने वाले हैं कि डेफिनेशन क्या है फॉरेक्स मार्केट का, मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कि फॉरेक्स मार्केट सेशन, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में कितने टाइप के सेशंस होते हैं और किन सेशंस पे मुझे ट्रेड करना चाहिए, एक टाइम विंडो में इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सेकंड पॉइंट है अपना बेसिक्स ऑफ करेंसी पेयर, जिसमें 3-4 पार्ट आते हैं, मेजर एंड माइनर एक्जॉटिक, बेस एंड कोड करेंसी, टिप्स एंड स्प्रेड्स, बेसिक्स ऑफ करेंसी पेयर एंड आवर लास्ट मैकेनिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी कि फॉरेक्स ब्रोकर कौन कौन से मुझे यूज़ करने चाहिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है एंड ऑर्डर टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन क्या है। तो मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अपनी इंडिया की करेंसी कौन सी है? इंडिया की करेंसी अपनी है INR, ठीक है, जिसको भाई हम लोग इंडियन रुपीज़ बोलते हैं। ठीक है, और US की करेंसी कौन सी है? ये है डॉलर। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? करेंसीज़। तो हम लोग करेंसीज़ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं। अभी देखो, अभी क्या है, अगर मुझे $1 परचेस करना होगा, अगर मुझे $1 परचेस करना है, क्या हो गया भाई ये, हाँ, तो मुझे अगर $1 परचेस करना है तो अभी के टाइम पे मुझे 96 रुपीज़ देने होंगे। यानी कि अगर मैं $1 परचेस करने वाला हूँ तो 96 रुपीज़ मुझे पे करने होंगे। तो ये जो है ये अपना एक्सचेंज रेट है। ठीक है, ये अपना एक्सचेंज रेट है। अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझेंगे कि अगर आपको मान लो US घूमने जाना है, ठीक है, मान लो भाई US जा रहे हो आप लोग, तो पैसा चाहिए भाई, उधर पैसा तो चाहिए ना। अगर आप लोग US जा रहे हो तो उधर समोसे वालों को 500 रुपये की हरी पत्ती तो नहीं चिपका सकते हो, तो उधर पैसा चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो एंड वहाँ पे अपना जो होता है, मान लो आप 2 लाख रुपए लेकर के जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे गांधी जी को नहीं चिपका सकते, तो वहाँ पे डॉलर चाहिए। तो एयरपोर्ट पर आपको जा कर के जो इंडियन रुपीज़ होगा उसको एक्सचेंज करवाना होगा डॉलर में। ठीक है, तो डॉलर में आप लोग एक्सचेंज करवाते हो तो 2 लाख रुपये जो होंगे, 2 लैक्स जो रुपीज़ होगा वो उधर जा कर के लगभग $2000 हो जाएंगे। ठीक है, तो $2000 आपको उधर चाहिए। भाई चाहिए क्या, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है भाई। अगर जा रहे हो अगर 2 लाख रुपए लेकर के, तो उधर जाके 2 लाख का $2000 बनता है, ऐसा कुछ होता है। तो आपको वहाँ पे एक्सचेंज करना होगा, और वो जो एक्सचेंज में कुछ फ्लक्चुएसन आता है, जैसे कि मान लो 2014 में जो अपना डॉलर था उसका प्राइस चल रहा था 65 रुपीज़। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है, 2026 में जो अपना $1 है उसका प्राइस चल रहा है 96 रुपीज़। तो अगर मान लो आप लोग 2014 में 65 रुपीज़ पर हेड, यानी कि पर डॉलर आप लोग परचेस करते थे, आप लोग $1000 परचेस करते। ठीक है, तो $1000 कितने का हुआ भाई? 65 रुपीज़, 65,000 रुपीज़ का हुआ। ठीक है, 65,000 रुपीज़ का आपने क्या किया, 2014 में $1000 परचेस किया।
लेकिन अभी 2026 में कितना का प्राइस चल रहा है, 96 रुपीज़ का। तो इसमें कितना का डिफरेंस आया, 31 रुपीज़ का डिफरेंस आया पर डॉलर, 31 रुपीज़ का डिफरेंस आया। आपने कितना लिया, $1000, तो 31 इंटू 1000, भाई थोड़ी मैथ तो आती होगी आप लोगों को। तो 31 इंटू 1000, तो आपके 31,000 बनते हैं। तो यानी कि अगर आपने 2014 में करेंसी ये US डॉलर परचेस किया होगा और अभी तक आपने उसको रखा होगा, ठीक है, कहीं भी रखा होगा भाई, तो आज के टाइम पे उसका 31,000 का नेट प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग होल्ड करते हैं। कुछ दिन बाद अगर डॉलर का प्राइस ऊपर जाता है या INR का प्राइस नीचे आता है, तो ऐसे फ्लक्चुएसन, जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस होती है, उसके बेसिस पे हम लोग इस फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं और ट्रेड करते हैं। तो आगे समझेंगे। जो सेकंड अपना टॉपिक है, तो फॉरेक्स मार्केट में जो दो करेंसीज़ के बीच में फ्लक्चुएशंस होता है, यानी कि उतार चढ़ाव जो होता है, उस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। तो अब बात आ जाती है कि फॉरेक्स मार्केट कितने दिन तक ओपन रहता है और उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग का क्या क्राइटेरिया है। तो फॉरेक्स मार्केट एक दिन में 24 आवर, भाई एक दिन में 24 आवर ही होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे ही ओपन रहता है। और ये हफ्ते में 5 दिन ही खुला रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है, जैसा कि अपना इंडियन मार्केट होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है पूरे दुनिया का, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो ये कैसे है ऑल ओवर वर्ल्ड का, वो हम समझेंगे कैसे होता है। अगर हम लोग इंडियन मार्केट को देखें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक सेकेंड। अगर हम इंडियन मार्केट को देखते हैं, तो इंडियन मार्केट की जो इंडेक्स की डेली वॉल्यूम है वो 200 से 400 मिलियन डॉलर है, ठीक है। इंडेक्स की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 200 से 400, ठीक है, 200 से 400 मिलियन डॉलर है। बट फॉरेक्स का 8 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि ट्वाइस ऑफ इंडिया का GDP, यानी कि इंडिया की जो GDP है उसका 2 गुना, ठीक है। तो इतना बड़ा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो किस वजह से है, आपने समझ लिया होगा। और एक यहाँ पे थर्ड पॉइंट एक आ रहा है, वी मेक मनी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ बाइंग चीपर एंड सेलिंग एट एक्सपेंसिव रेट, यानी कि हम लोग जो है वो ख़रीदते हैं कम प्राइस पे, यानी कि बाइंग चीपर, कम प्राइस पे ख़रीदते हैं एंड ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हैं, तो अपन लोगों की प्रॉफिट होती है। जैसे कि मान लो आपने सोना ख़रीदा 2005 में, ठीक है, 2005 में, जैसे बता रहा हूँ भाई, ये फॉरेक्स का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कैसे हम लोग का प्रॉफिट होता है। मान लो 2005 में सोना का भाई 5000 के अराउंड चल रहा था प्राइस, 5000 के अराउंड RS में, इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। तो अगर अपने 5,000 रुपये में 10 ग्राम सोना 2005 में लिया होगा, अभी क्या चल रहा है भाई 2026, तो अभी का सोना का रेट भाई 1,30,000 1,40,000 के आसपास है। तो आप सोचो कि 5,000 रुपये से आपने कितना पैसा बनाया। लेकिन तब तक अगर आपने होल्ड किया तो होल्ड किया, यानी कि अगर मान लो 2005 में आपने सोना लिया और 2026 में नहीं, 2017 में ही निकल गया, तो प्रॉफिट तो होता लेकिन कम पैसों का होता। तो आप लोग जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रेड करके हैं। ये फ्लक्चुएशन जो होता है प्राइस में, उतार चढ़ाव, उससे हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सेकंड स्लाइड पे, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। समझेंगे हम मेजर पार्टिसिपेंट्स फॉरेक्स मार्केट में क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले अपने आ जाते हैं भाई सेंट्रल बैंक्स, जो कि इंडिया के RBI होते हैं। मतलब RBI पार्टिसिपेट नहीं करता है भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इंडिया के RBI होते हैं, वैसे सेंट्रल बैंक्स US के पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोग क्या RBI में अकाउंट ओपन कर सकते हो? किसी का है भाई अकाउंट RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो RBI में हम लोग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। RBI का काम रहता है भाई अपना डेटा, फाइनेंशियल डेटा प्रोड्यूस करना, कुछ न्यूज़ जैसे फाइनेंशियली, जैसे एक बार में जो अपनी नोटबंदी हुई थी, आप लोगों को याद है 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो RBI के
अंडर ही ये सब जो चीज़ें होती हैं, अपडेट्स होती हैं, जो फाइनेंशियली अपडेट्स जारी किया जाता है वो आरबीआई के रेगुलेशन में ही होता है, ठीक है। तो आरबीआई में हम लोग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। आरबीआई जीडीपी, डेटा इन्फ्लेशन एंड जो होता है टैक्सेस वगैरह का एंड सारा चीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन आरबीआई कभी भी अपना बैंक में अकाउंट आप लोग ओपन नहीं करवा सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है सेकंड अपना कमर्शियल बैंक, जैसे अपना एचडीएफसी, पीएनबी, ये सब जो नॉर्मल बैंक है जहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। कमर्शियल बैंक्स वो लोग भी इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि यूएस के हैं भाई, इंडिया के नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एचडीएफसी एंड पीएनबी का ऐसा, ठीक है। एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे जो पार्टिसिपेट करते हैं फाइनेंशियली मूव, यानी कि फाइनेंशियली करेंसी प्राइस की मूवमेंट्स जो होती है इन लोग के वजह से ही होती है, जो कि बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, यानी कि बिलियंस पे ट्रेड करते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस जिनके पास कैपिटल है वो लोग भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहे जाते हैं, जिनको हम लोग हेज फंड्स भी बोलते हैं, जिनके पास काफ़ी लार्ज अमाउंट में कैपिटल होती है, प्राइस होती है, ठीक है, जो कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फॉरेक्स मार्केट में। और एक चीज़ और है इन लोगों में, इन लोगों को जो हम ट्रेड करते हैं, जो हम लोग रिटेलर्स लोग हैं, रिटेलर्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे। जो हम लोग रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, अगर हम लोग जहाँ पे अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस करते हैं भाई, इन लोगों के पास बहुत पैसा है, तो ये लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं उन ब्रोकर से ये लोग हम लोगों का डेटा परचेस कर लेते हैं, यानी कि जो जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड का एग्जीक्यूट किया है, ट्रेड प्राइस पे एग्जीक्यूट किया है, वो लोग वो डेटा ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाता है कॉरपोरेशंस, यानी कि जो अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट, जो मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, अमेज़ोन है अपना, जो एक दूसरे से जैसे इंडिया में और यूएस में एक्सचेंज करता है, तो वो लोग कॉरपोरेशंस जो हैं वो लोग भी ट्रेड करते हैं, यानी कि एक दूसरे की कंट्री में जो एक्सचेंज करवाते हैं वो लोग भी ट्रेड करते हैं। एंड अपने जो टॉप टियर लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स, जो कि हम लोग हैं जिनके पास लो कैपिटल रहता है, लेकिन भाई टारगेट बहुत ज़्यादा रहता है, 100 रुपये लेकर के मार्केट में आएंगे, लेकिन टारगेट रहेगा भाई अपना 50 लाख 1 करोड़ का, ठीक है। तो इतने सारे लोग अपने मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पार्ट क्लियर हो गया आई होप। अब आ जाते हैं अपने सेकंड स्लाइड पे, जो कि अपना नेक्स्ट पार्ट है। तो अब आ जाते हैं की मार्केट सेशन, जैसा कि मैंने बताया था किस टाइम पे मुझे ट्रेड करना है। अगर आप लोग मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हो, जो कि मैं इसके बाद धीरे धीरे करके सारा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि कैसे मुझे ट्रेड करना है, किस टाइम पे मुझे ट्रेड करना है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में फ़िक्स कर लो, क्योंकि आपको अगर वो स्ट्रेटजी यूज़ करके ट्रेड करना है तो आप लोग को यही टाइम विंडो पे ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो इंडियन मार्केट बोल रहा हूँ भाई, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार हम लोग इन टाइम विंडोज़ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। नो ट्रेडिंग बिफोर 10 AM, यानी कि इंडिया के सुबह के 10 बजे के पहले आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मान लो मैं 10 बजे अगर उठता हूं, ठीक है, 10 बजे अगर उठता हूं तो 10 बजे से लेकर के 11:30 तक मैं एनालाइज़ करूंगा, यानी कि एनालिसिस करूंगा, मैं लेवल्स मार्क करूंगा मार्केट में जाकर के कौन कौन से लेवल प्ले होने वाले हैं, किस लेवल से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। एंड 11:30 to 2 PM लंदन सेशन ट्रेडिंग टाइम, यानी कि मैं 11:30 से लेकर के 2 बजे तक मैं लंदन सेशन ट्रेडिंग टाइम, यानी कि इस टाइम पे अपना एक लंदन सेशन होता है, तो हम लोग 11:30 से लेकर के 2 बजे तक हम लोग लंदन सेशन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। और 2 PM से लेकर के 5 PM, यानी कि 2 बजे दोपहर से लेकर के 5 बजे शाम तक मुझे कोई भी न्यू एंट्रीज यानी कि नई ट्रेड नहीं लगानी है। आप लोगों को 11:30 से लेकर के 2 बजे दोपहर तक ही ट्रेड करना है, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर 2 बजे का जो पहले का ट्रेड है अगर वो चल रहा है तो चलने दो, उसको कट मत करना, लेकिन नई एंट्रीज जो होती है वो 2 बजे के बाद नहीं लगानी है, ठीक है।
सेकंड आ जाता है अपना 5 PM टू 8:30 PM न्यूयॉर्क सेशन। ये आ जाता है अपना न्यूयॉर्क सेशन का टाइम। तो इस टाइम पे आप लोगों को 5 बजे से लेकर के 8:30 बजे रात तक ही ट्रेड करना है। 8:30 बजे के बाद कोई भी नया पोजीशन ओपन नहीं होना चाहिए। अगर 8:30 के पहले है तो चलने दो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक टाइम विंडो था आपको कब एक ट्रेड करना है, ट्रेड नहीं करना है। तो चाहो तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिक्स ऑफ करेंसी पेयर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है भाई बेसिक्स ऑफ करेंसी पेयर क्या होता है। तो 2 टाइप की करेंसी होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यूरो यूएसडी। ठीक है, तो यूरो यूएसडी जो है वो अपनी यूरो जो है वो बेस करेंसी होती है और यूएसडी जो है वो कोड करेंसी होती है। तो आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो अपन चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे एंड वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कैसे बेस एंड कोड करेंसी वर्क करती है। तो जैसा कि मैंने आपको स्लाइड पे बताया था, यूरो यूएसडी, यूरो जो है वो अपना बेस करेंसी होता है एंड यूएसडी जो है वो अपना कोड करेंसी होता है। ठीक है, तो अगर हम समझेंगे तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ऐसे आता है, ये देखो, ये जो ऐसे चार्ट प्लॉट होता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा ड्राइंग अपना सही नहीं है। तो ये जो बेस करेंसी होता है वो कांस्टेंट रहता है। बेस करेंसी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी टुवर्ड्स टू 1। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है और ये जो रहता है ये अपना चेंज होते रहता है, जो कि कोड करेंसी है। ठीक है, कोड करेंसी भाई ऐसे लिख देता हूँ मैं, कोड करेंसी जो होता है वो चेंज होते रहता है। तो बेस और कोड में क्या आपने आप देख रहे होगे इधर जो राइट साइड में 1.14500, 1.14457, 1.14400 ऐसे करके जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये अपने बेस एंड कोड करेंसी है। तो अपना जो 1 लिखा हुआ है ये बेस करेंसी है, यानी कि ये स्टेबल है, और जो पॉइंट के बाद की जो नंबर्स है वो कोड करेंसी है। तो अगर हम समझेंगे तो अगर मुझे 1 यूरो परचेस करना है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है, 1 यूरो अगर मुझे परचेस करना है तो अभी मुझे जो प्राइस चल रहा है 1.14547। ठीक है, यानी कि मुझे 1.145 ऐसे करके कुछ प्राइस पे करना होगा। ठीक है, तो बेस और कोड करेंसी में सिंपल सी यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो हो सकता है आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको ले चलता हूँ यूएसडी आईएनआर के पेयर पे। ठीक है, यूएसडी आईएनआर क्या होता है, यानी कि अगर मुझे 1 यूएसडी परचेस करना है तो मुझे कितना आईएनआर पे करना होगा। तो हम लोग आ गए अब यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे हो ये अगर मुझे 1 यूएसडी परचेस करना है, यानी कि अगर मुझे 1 यूएसडी परचेस करना है तो मुझे 96.55 ऐसे करके 20 कुछ आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज़ पे करने होंगे। तो अपना जो यूएसडी है वो बेस करेंसी हो गया और जो आईएनआर है वो कोड करेंसी हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर मुझे पे करना है तो मुझे ऐसे एक्सचेंज रेट पे मुझे निकालना होगा। ठीक है, तो ये कैसे बेस एंड कोड करेंसी होता है आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाती है बात मेजर एंड माइनर एक्सोटिक करेंसी पेयर की। तो हम लोग किस किस करेंसीज़ पे ट्रेड करते हैं, तो हम लोग बस मेजर करेंसीज़ पे ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी एंड एनजेडी यूएसडी। ठीक है, तो बस हम लोग इन करेंसीज़ पे ट्रेड करते हैं, इन करेंसीज़ पे ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि इन करेंसीज़ में लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, प्राइस की मूवमेंट बहुत स्लो होती है, इस वजह से हम लोग इस करेंसीज़ पेयर पे ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, और हम लोग गोल्ड पे भी ट्रेड करते हैं, गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, जैसे बिटकॉइन हो गया। ठीक है, तो उस पर भी ट्रेड करते हैं, लेकिन वो सब जो है वो कमोडिटी एंड क्रिप्टो की बात आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग करेंसीज़ की बात करें तो मेजर करेंसीज़ पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं। तो अब बात आ जाती है स्प्रेड पे। व्हाट इज़ स्प्रेड, तो अगर आप लोग सेलिंग का ट्रेड ले रहे हो तो उसको हम लोग बिड प्राइस बोलते हैं, अगर आप लोग बाइंग का ट्रेड ले रहे हो उसको हम लोग आस्क प्राइस बोलते हैं।
तो अगर हम देखें तो आप लोग का अगर स्प्रेड फ्री अकाउंट नहीं है, जैसा कि एक्सचेंज पे $500 का ओपन होता है, तो आप लोग का अगर ये स्प्रेड फ्री अकाउंट नहीं है तो आप लोग का जो पोजीशन होगा, यानी कि जहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा उसके कुछ पॉइंट ऊपर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर बाइंग का ले रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर होगा, अगर सेलिंग का ले रहे हो तो थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग का जो कमीशन होता है ब्रोकर के द्वारा, आप लोग को कमीशन एज अ कमीशन पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो स्प्रेड इज़ अ नथिंग, इट इज़ अ कमीशन ऑफ ब्रोकर व्हेन यू प्लेस एग्जीक्यूट एनी ट्रेड इन एनी ब्रोकर। ठीक है, तो हर ब्रोकर में स्प्रेड लगता है अगर आपका स्प्रेड फ्री अकाउंट नहीं है तो। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। अभी अगर हम बात करें कि कौन सा ब्रोकर मुझे यूज़ करना चाहिए, तो अभी इंडिया में एक्सचेंज कुछ दिनों से पोस्टपोन्ड, यानी कि अभी वर्क नहीं कर रहा है। इस पर नए अकाउंट जो है वो रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं, नई ओपनिंग जो होती है अकाउंट्स की वो नहीं हो पा रही है। जो ट्रेडर्स है वो अपना नया अकाउंट एक्सचेंज पे ओपन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से अभी एक्सचेंज पे हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। मैं अपना पर्सनली, अगर मेरा पहले का जैसे अकाउंट था एक्सचेंज का, तो मैं पहले का अकाउंट यूज़ करता हूँ, बट मेरा कोई नया अकाउंट अभी एक्सचेंज का नहीं है। पहले का मेरा 2-3 अकाउंट है तो मैं वही यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, XM 360 करके एक अकाउंट है ब्रोकर, ये सही है, अभी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी आप लोगों को किस पे ट्रेड करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग ब्रोकर पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग XM 360 यूज़ कर सकते हो। इसमें भाई कोई भी रेफरल लिंक वगैरह नहीं है, आप लोग को अपने लिंक से रजिस्टर करना है। कुछ मत करो अपने मन से, अगर आपको ब्रोकर पे ट्रेड करना है तो आप लोग ब्रोकर पे ट्रेड करो, वरना मैं एक और बताने वाला हूँ कि कैसे ट्रेड होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। ब्रोकर का जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि कितने टाइप्स के ऑर्डर होते हैं। ठीक है, ऑर्डर टाइप्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो अब आ जाती है बात टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है? ठीक है, तो अपना पहला आ जाता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है? ए मार्केट ऑर्डर, जैसे कि अपने एक, जैसे देखो अपने मान लो 100 रुपये पे बाई किया। ठीक है, कोई भी भाई USD INR में आपने मान लो ट्रेड किया, 100 रुपये में बाई किया। तो अगर आप लोगों को 100 रुपये पे बाई किया और वो प्राइस 150 रुपये चली गई, तो 150 यानी कि 50 रुपये की जो आपकी प्रॉफिट हुई, आपको उसको बुक करने के लिए सेल करना होगा। इतना तो पता है सबको। यानी कि अगर आप लोग पहले बाई करते हो, अगर बाद में सेल करते हो, तभी ना आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको अगर ये 50 रुपये की प्रॉफिट चाहिए तो आपको 150 पे सेल करना होगा। तो वही मार्केट ऑर्डर इज़ नथिंग। अगर आप लोग 100 रुपये पे परचेस करते हो, 150 रुपये पे सेल करते हो, तो आपका TP यानी कि टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है। तो मार्केट ऑर्डर हम लोग उसी को बोलते हैं जहाँ पे अपना TP बुक हो जाता है। ठीक है, और एक भाई स्टॉप लॉस भी होता है। अगर हम लोग वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस का यानी कि लॉस का लिमिट लगा देते हैं कि मुझे इतना ही लॉस लेना है, तो वो मुझे अगर मान लो उतना लॉस हो जाता है तो मेरा ऑर्डर बंद हो जाएगा। ठीक है, और एक आ जाता है भाई लिमिट ऑर्डर। क्या होता है? तो लिमिट ऑर्डर भाई मान लो अगर आप लोग, मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि अगर कहीं पे घूम रहे हो बाहर, आपने लगा दिया कि इस प्राइस पे, अगर मान लो 101 रुपये पे गोल्ड आता है, गोल्ड का प्राइस 101 रुपये पे आता है, तो मेरा बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि वहाँ से मैं परचेस कर लूँ गोल्ड को। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। आप लोग कहीं घूम रहे हो, अगर कहीं भी इंजॉय कर रहे हो, तो वहाँ पे ट्रेड मत करो। अच्छे से सेटअप पे बैठ जाओ, थोड़ा सा प्रोफेशनली ट्रेड करो। ये नहीं कि कहीं भी चल रहे हैं तो ट्रेड कर लिया, कहीं भी घूम रहे हैं तो ट्रेड कर लिया, ऐसे मत करो भाई। मैं भी खुद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर ऐसा होता है कि आप लोगों ने एक लिमिट लगा दिया कि अगर इस लिमिट पे प्राइस आता है तो वहाँ से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है अपना स्टॉप ऑर्डर। क्या होता है? तो स्टॉप ऑर्डर 2 टाइप के होते हैं, एक बाई स्टॉप एंड सेल स्टॉप। इसको मोस्टली गैम्बलर्स यूज़ करते हैं जो कि न्यूज़ ट्रेड करते हैं। यानी कि मान लो कुछ प्राइस ऊपर 101 पे मार्केट था, 105 पे अगर प्राइस जाता है तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ेस में अचानक मार्केट में मूवमेंट आता है, या तो ऊपर या तो नीचे ऐसे करके आता है। तो हम लोग वहाँ पे सेल स्टॉप एंड बाई स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो ये आप यूज़ मत करो, ये बहुत
गैम्बलर्स लोग यूज़ करते हैं। आप लोग यूज़ ना करो तो ही अच्छा है भाई। आप लोग तो समझदार लोग हो, मुझे पता है। ये सब जो मैंने बात मना किया है वो लोग आप नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो आज के क्लास में भाई बस इतना ही था, और मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, जो कि अपनी थोड़ी टेक्निकल की होने वाली है।